को क्लासेस आपकी क्लासेस जब स्टार्ट हुई थी तो एक हमारा ओरिएंटेशन हुआ था, सबने अटेंड किया था वो ओरिएंटेशन? हाँ मैम, फर्स्ट क्लास और थी ना फिजिक्स वो। वाले सर ने लिया था वो। ओके ठीक है, हाँ डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स ने लिया होगा, बट आपने अटेंड किया था ना? यस आदिल सिंह, यस ठीक है, तो अटेंड किया था तो आप लोगों को कुछ आइडिया होगा। ओरिएंटेशन पहले क्यों करते हैं हम? ओरिएंटेशन बेटा पहले इसलिए करते हैं क्योंकि इसके बाद हमारी क्लासेस चलती हैं। नोमन कह रहे नहीं लिया था, तो यहाँ ले लो नोमन। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है थोड़ा अवेयर हो जाए बच्चा कि अब उसके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। उसको पहले ना एकदम अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर ना हो, उसको थोड़ा सा ज्ञान हो कि हमारे साथ ये लोग करेंगे क्या यार, हमें टॉर्चर करेंगे, हमें ब्लैकमेल करेंगे, क्या करेंगे। नो वरीज, आप लोगों का साथ देंगे और कोशिश यही है कि आप लोगों को डॉक्टर बना दें। ठीक है, यहाँ पे क्यों है हम? तो हम यहाँ पे इसलिए हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। और जो जैसे कि मैंने सेकंड लाइन बोली थी, डॉक्टर अगर 1% नहीं मिला, आपकी डेस्टिनी अगर एमबीबीएस तक नहीं गई, फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीबीएस तक ही जाएगी, नो वरीज नो इश्यूज, लेकिन इतने श्योरिटी तो गारंटेड है, इस बात की तो श्योरिटी 100% है कि आपके पढ़ाई जो है ना वो इस लेवल की करा दी जाएगी कि आपको फ्यूचर में ये नहीं होगा कि यार 11th-12th की वजह से मैं लाइफ में कहीं अच्छी जगह नहीं पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाई। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में सक्षम होंगे, एनेबल होंगे, ठीक है ना? आप बेस्ट कॉलेज में जो है अपना नाम दर्ज करवा पाएंगे अगर आप जो है रेगुलर, जिस तरीके से बताया जाता है, देखो रेगुलर नहीं होंगे तो फिर वो चीज 100% नहीं हो सकती, लेकिन जैसा आपको बताया गया है अगर आप वैसा पाथ फॉलो करेंगे ना, तो इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। बाकी नहीं, एवरी टीचर इज डूइंग द सेम थिंग, बट मेरा क्या रहेगा, मैं आपसे अब डेली अपडेट भी लिया करूंगी। अगर रेगुलर हम बने रहे तो आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग पक्का इंप्रूव होगी और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में सक्षम होंगे, नीट के अलावा कोई दूसरा भी। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना यार, मेरे को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, मेरे को टॉप कॉलेज में जाना है, मेरे को रिसर्च करना है आगे, हो सकते हैं ऐसे भी बच्चे, जरूरी नहीं कि हर बच्चे का ड्रीम बिल्कुल डॉक्टर ही बनना हो, ठीक है ना? तो वो भी, कहने का मतलब है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्रैक होने में पॉसिबल होगा। ठीक है, सारी कोचिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पे हर बच्चे को साथ लेके हम चलें। जिस बच्चे को थोड़ा कम आता है और जिस बच्चे को थोड़ा ज्यादा आता है, उन दोनों के लिए हमने प्लान्स बना लिए हैं जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन मकसद यही है कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। हर बच्चा जो यहाँ पे पढ़ने की इच्छा से आया ना, जो फरारी मारने आया है, देखो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिसके अंदर डिजायर है कि मुझे करना है, डिजायर आप में होनी चाहिए, वो हम नहीं ला सकते, वो मैं नहीं ला सकती, अवंती का कोई मेंबर नहीं ला सकता, स्कूल का कोई टीचर नहीं ला सकता, आपके पेरेंट्स भी नहीं ला सकते। डिजायर आप में ही होनी चाहिए, क्या? बस एक, मुझे करना है। अगर ये आपके पास है देन यू आर मोस्ट वेलकम। फिर होगा ही होगा। बस एक ही चीज चाहिए होती है, मैं बता रही हूँ, और कुछ नहीं चाहिए होता। पजल अगर हो रहे हो ना, कोचिंग जाए, स्कूल जाए, ये पढ़े वो पढ़े, एमसीक्यू करें कि स्कूल के एग्जाम की प्रैक्टिस करें, सब्जेक्टिव पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़े, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, टाइम मैनेज नहीं होता, कभी इस ट्यूशन कभी उस ट्यूशन, कभी कोचिंग कभी क्लास। मैं बता रही हूँ सब सेकेंडरी है, सब सोल्व हो जाता है, सब सोल्व हो जाता है। सिर्फ क्या होना चाहिए? एक डिजायर, मुझे करना है, वो बहुत आगे तक लेके जाएगी, मैं बता रही हूँ। इस डिजायर को अपने से अलग मत करना, अगर नहीं है तो इसे ले आओ अपने अंदर बस, क्योंकि अब बहुत हो चुका, इट्स नवंबर, आधी 11th गॉन। और बेटा नीट में आधी 11th या पूरी 12th नहीं आ रही, पूरी 11th और पूरी 12th आ रही है। तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते बची हुई 11th को मिस करने का, क्योंकि 12th में सोचो नहीं संभलेगा, कैसे संभालोगे यार? 12th में 11th के भी कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, 12th भी पढ़ोगे, बोर्ड्स का भी सोचोगे, कैसे? रोबोट थोड़ी ना हो, मशीन नहीं हो ना बेटा। तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें जो है प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, कुछ बच्चों को क्या है, डाउट रहता है, क्योंकि हम ना एलन का नाम सुनते हैं, हम आकाश का नाम सुनते हैं। क्यों सुनते हैं ना इनका नाम इसलिए सुनते हैं भाई, आप पैसे भरते हैं, हम पैसे भरते हैं तो वो हमारे पैसे लेते हैं, तो वो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं तो चमकती हुई होर्डिंग्स हमें दिख जाती हैं, नाम दिख जाते हैं, हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं, फिर हमें लगता है यार हमने तो आकाश एलन ही सुने हैं, रेजोनेंस सुने, या अवंती कहाँ से आया है, ना सुना है, ना जाना है, ना पहचाना है। इसलिए 4-5 एग्जाम्पल स्क्रीन पे चिपकाए हैं बच्चों, ये बताने के लिए इट्स नॉट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन,
इट्स अ वेरी रेप्यूटेड ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत अच्छे से स्टेब्लिश्ड है, बहुत रिजल्ट्स निकाले हैं। सिर्फ हो सकता है इतना नाम आपने इसका ना सुना हो जितना आकाश या एलन का। बहुत सारे बच्चे होंगे, मैं लास्ट में पूछूंगी भी कि कितने बच्चे पहले से अवंती के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे, इतना जितना शायद हम आकाश या एलन के बारे में नाम सुनते हैं। मे बी कुछ ने सुना हो पर बहुतों ने नहीं भी सुना होगा नाम। क्यों नहीं सुना? क्योंकि यहाँ कोचिंग के ना पैसे नहीं लगते बेटा, तो यहाँ बड़ी बड़ी कोडिंग्स नहीं लगती बेटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ रिजल्ट नहीं आता, यहाँ रिजल्ट को उतना एडवर्टाइज नहीं किया जाता, मे बी इसलिए हो सकता है नाम आपने कम सुना हो। तो स्क्रीन पे इसलिए 4-5 एग्जाम्पल लगाए हैं ताकि बच्चों का विश्वास बना रहे कि हम गलत जगह नहीं है। ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट, विश्वास जो है, वो पत्थर की मूर्ति को क्या बनाता है? विश्वास पत्थर की मूर्ति को क्या बनाता है बच्चों? बोलो, एवरीबडी इज कीप क्वाइट। भगवान बनाता है। विश्वास पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाता है। वेरी गुड। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, इसलिए तो बोलते हैं ना ये क्लीशे लाइन, अपने आप में विश्वास। अवंती में पढ़ना है तो अवंती में विश्वास, ठीक है। अवंती के अंदर पहला आईएएस ऑफिसर बना है अभी रिसेंट, नॉट वेरी लाइक ओल्ड स्टोरी। हियर इज पूजा झा एंड इन्होंने जो है यूपीएससी क्रैक किया है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, आईएएस ऑफिसर बनी है ये। सवालों की बौछार मत कर देना, यूपीएससी की तैयारी हम नहीं करा रहे हैं, लेकिन एक अच्छा, क्या बोला मैंने आपको, एक अच्छा फ्यूचर आपको डॉक्टर में नहीं तो कहीं और सही मिलेगा जरूर, हम वो करा रहे हैं। सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऐसी बिल्ड करा रहे हैं कि यहाँ से 11th-12th करने के बाद कॉलेज तो अच्छा मिलेगा, चाहे किसी में भी मिले, डॉक्टरी में भी मिलेगा, और डॉक्टरी में नहीं मिला तो कहीं और मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपकी मेहनत और हमारी मेहनत दोनों एक साथ काम करेगी ना तो पक्का मिलेगा। इनका सिलेक्शन डेंटिस्ट्री में हुआ था, बीडीएस में हुआ था, एंड वहां से इन्होंने फिर यूपीएससी के बारे में सोचा एंड शी क्रैक्ड इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमारे ना शुरू से ही कॉलेज से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलते हैं, कॉलेज से ही हमारी बिल्डिंग अच्छी होती चलती है ना, तब हम बड़े बड़े टारगेट्स अचीव कर पाते हैं। और कॉलेज हमें कैसे मिलता है? जब हम 11th-12th में अच्छे पढ़ते हैं। इसलिए 11th-12th जिंदगी के सबसे 2 महत्वपूर्ण साल हैं। आपकी पूरी नर्सरी में रोते रोते स्कूल गए थे ना, वो सारी आपकी परीक्षा, वो सारी आपकी मेहनत, ये 11वीं-12वीं ही है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं आयुष, इनसे भी अभी रिसेंट हमारे लाइक मैनेजर ने हमारे मुलाकात करी है, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इनसे मुलाकात करी है, एंड ही वेंट देयर एंड ही टॉक विद हिम, एंड यू नो व्हाट, इनका अराउंड 1.5 CR का पैकेज है ईयरली। एंड व्हेन अ कंपनी ऑफिसर मेट हिम, सो ही सेड कि इनको कम लग रहा है, मतलब ये कहीं और ट्राई कर रहे हैं, तो इनके हिसाब से वो कम होगा, बट हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया चल रहा है इनका जीवन, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट आयुष, ये कानपुर में मतलब इनका हुआ बचपन, और इन्होंने भी ऐसे, जैसे आप हमारे साथ जुड़े ना, ये भी हमारे साथ ऐसी नवोदया के स्टूडेंट हैं ये, और हमारे साथ जुड़े थे ये अवंती फेलोज से के साथ इन्होंने पढ़ाई करी, एंड फ्रॉम देयर ये मतलब एग्जाम अच्छा इनका चला, और वहां पे ये एमआईटी में पढ़े हैं। एमआईटी इज नॉट ये इंडिया वाली एमआईटी नहीं है, ये ग्लोबल फॉरेन में पढ़े, अब्रॉड में इन्होंने पढ़ाई किया है, इन्हें पूरा स्कॉलरशिप मिला था। और आपको एक बात बताती हूँ, अवंती ने पता है क्या क्या था, हमें बताया गया, क्योंकि मैं उस टाइम पे अवंती में नहीं थी, बट हमारा अभी एक टीम मीटअप हुआ था, उसमें हमें सब कुछ बताया गया, एंड वी कम टू नो कि जब इनको स्कॉलरशिप मिला था ना, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलरशिप फंड होने वाला था, अवंती ने उस ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलरशिप फंड इन्हें करवाया, बकायदा उस कॉलेज में जाके, अब्रॉड तक जाके इन्हें उस सीट पे बैठा के आए हैं। मतलब बताइए ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हम वो नहीं है बेटा कि आपका रिजल्ट आ गया और बस ठीक है, आपका रिजल्ट आ गया, हमारा काम हो गया, हमने एड लगा दी। ना ना ना, जब कोचिंग ही फ्री में दे रहे हैं तो एड से हमारा क्या लेना देना, हमें एडवर्टाइजमेंट चाहिए ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं हम तो। हमारा ये है कि बच्चे को एंड तक हमारा साथ बना रहेगा, ठीक है ना। आप जब तक कॉलेज की उस सीट पे बैठ नहीं जाते ना, हम आपके साथ है, मतलब इन होल थिंग, इन काउंसलिंग, इन मेकिंग योर एडमिशन, इन फिलिंग योर एडमिशन फॉर्म्स, इन फंडिंग योर स्कॉलरशिप अगर वो आपको कहीं से मिल रही है, सो हर जगह यू विल गेट आवर सपोर्ट। कब? अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आप ही हमारे साथ नहीं बने हुए, बीच में छोड़ के चले गए हमें, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, इन्होंने आईआईटी में एडमिशन लिया, आईआईटी मद्रास के अंदर ही ग्रेजुएटेड। आईआईटी जेई का, जैसे बच्चे यहाँ पे बहुत सारे, आप लोग नीट का सपना लेके आए हैं, आईआईटी का भी सपना लेके बच्चे आए हुए हैं, दे आर टेकिंग द मैथ्स क्लास हियर। तो ऐसे ही स्टूडेंट हैं ये, माइक्रोसॉफ्ट में इनका जॉब लगा है, एंड
राइट नाउ लिविंग अ वेरी हैंडसम लाइफ। तो ये सब हो कैसे पाता है? ये सब यही 11वीं 12वीं से हो पाता है। बच्चे मेहनत करते हैं और मेहनत को गाइडेंस चाहिए होती है, वो गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं। सो देयर आर सम एग्जांपल्स, देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स, लेकिन मैं सबको बताने लगी तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये कुछ एग्जांपल इसलिए बताए हैं दैट यू मस्ट हैव सम ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा आपको वर्किंग प्रोग्राम अगर मैं अवंतिका समझाऊं, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए तो वो इंपॉर्टेंट है कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। बट थोड़ा सा वर्किंग प्रोग्राम अगर समझाऊं तो वो ये रहेगा कि जैसे आप लोगों का ऑनलाइन क्लास होता है, हमारा एक ऑफलाइन मॉडल भी चलता है, जीएनवी मॉडल, ठीक है, जैसे कि कर्नाटका में चल रहा है। उसमें सैटेलाइट के थ्रू भी पढ़ाई होती है। सैटेलाइट समझते हो ना आप? स्क्रीन पे पढ़ाया जाता है, टीचर जो है दिल्ली में पढ़ा रहा है पर बच्चों को कर्नाटका में भी वो दिख रहा है, ठीक है, लाइव चल रही है क्लासेस। तो इस तरह के सैटेलाइट मॉडल्स भी हैं। नोडल मॉडल भी है कि स्कूल में जाके टीचर जो है, अवंतिका टीचर जा रहा है और स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है। डिफरेंट स्टेट में प्रोग्राम्स, अगर पहले आपने ओरिएंटेशन लिया हो तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि सिर्फ दिल्ली में नहीं है, हम पूरे इंडिया में हमारा रीच है। तो यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिखाए गए हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा है कि भाई कुछ फेक चल रहा है यहाँ पे, कुछ पता नहीं अवंती क्या है, क्या हमें इसमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरह का कोई इशू है तो इस टेबल को ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें आपको दिख जाएगा कितने बच्चे एनरोल करते हैं, कितने नीट में क्वालिफाई करते हैं, क्या हमारा परसेंटेज रहता है, ठीक है। आप परसेंटेज जरूर देखा करो। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो ना, जैसे आकाश में अगर जाना है या एलन में जाना है, वहां ये देखो कि कितने बच्चे आए, करोड़ों में आएंगे वहां बच्चे, लाखों में बच्चे आएंगे वहां पे, कितने बच्चे वहां आए, कितनों ने क्वालिफाई किया, मेक अ परसेंटेज, परसेंटेज निकालो, देन यू कंपेयर। डाटा मत कंपेयर करो, रो डाटा मत कंपेयर करो कि अवंती से 10 गए हैं और आकाश से 50 गए हैं। ये देखो कि अवंती में आए कितने थे, फिर उसमें से कितने ने क्वालिफाई किया है, आकाश में आए कितने थे, उसमें से कितनों ने क्वालिफाई किया है। गॉट इट? इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं अगर आपको करना है तो, क्योंकि इसके बाद है ना 4 जगह हाथ नहीं मारने, एक ही जगह मारना है, अवंती या फिर कोई और, ठीक है। अब क्या होगा आगे? स्कूल के एग्जाम खत्म हो गए, अब आगे क्या होगा? देखो आगे ये होने वाला है, क्योंकि जब हम क्लासेस ले रहे थे तो हमने आप लोगों की तो अभी क्लासेस नहीं चल रही थी, बीच में 1 हफ्ते का ब्रेक था आप लोगों को, अवंती में क्लासेस आपके साथ नहीं चल रही थी, हम उसमें पीछे काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे कि अभी तक जो हमने क्लासेस ली उसका हमने एक डाटा बनाया, और उस डाटा में हमने सारे जो बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी ना क्लासेस में, आप बोलते थे कि टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है, कुछ बच्चे मुझे बोलते थे कि मैम आप थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ाओ, बहुत मतलब ये चीजें हमें पता है ऑलरेडी, इसमें टाइम वेस्ट मत करो हमारा। कुछ बच्चे कहते थे मैम आप बिल्कुल बेस से पढ़ाओ, आप बिल्कुल जीरो से पढ़ाओ। तो टीचर के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि बच्चों को जो है ना, किसी बच्चे को थोड़ा कुछ अलग चाहिए, किसी बच्चे को थोड़ा कुछ अलग चाहिए। हमने वो सारा लिखा, जॉट डाउन किया सारी आपकी प्रॉब्लम, और एक हम प्लान लेके आए हैं, एक सोल्यूशन लेके आए हैं। तो ये आप लोगों के लिए सोल्यूशन है, नया प्लान है, कृपया ध्यान से सुने, ठीक है ना, पूरा आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। हम क्या करने वाले हैं, हम अब क्या करने वाले हैं, हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि पहले हम ये देख लेंगे कि किस बच्चे की डिमांड क्या है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई होगी। हमारी मर्जी से काम नहीं होगा, आपकी मर्जी से काम होगा। आपकी जो डिमांड होगी ना, उस तरीके से हम काम शुरू करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को समझना पड़ेगा कि किस बच्चे का सब्जेक्ट नॉलेज अभी तक कितना है, किस बच्चे को A to Z में से खाली ए फॉर एप्पल पता है, किसको पूरी A to Z की कहानी पता है, किसको इन बिटवीन के अल्फाबेट्स पता है, ठीक है ना, आइडिया लग रहा है आपको। तो एक जो है आपका क्या होगा, एक बेसलाइन टेस्ट होगा, कब? 13 नवंबर को। 13 नवंबर को आप लोगों का एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। वो टेस्ट में आपका सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाएगा सिर्फ, कि अब तक आपका सब्जेक्ट नॉलेज कितना है, किस लेवल तक है, आपको चीजें कितनी समझ आ चुकी हैं, भविष्य का नहीं, बीते हुए कल का, कि पास्ट में कितनी पढ़ाई आप लोगों ने करी है। उसका एक छोटा सा टेस्ट होगा 13 नवंबर को। उस टेस्ट से क्या होगा, उस टेस्ट का ये आपको सिलेबस है, ये आप नेक्स्ट स्लाइड में भी देखना, पहले आप सुन लो। उस टेस्ट से क्या होगा बेटा, उस टेस्ट से ये होगा कि हमें पता लग जाएगा इस बच्चे को इतना आता है, इस बच्चे को इतना आता है। मान लो एक बच्चा है, उससे लेट्स सपोज कि वो प्लांट किंगडम पढ़ रहा है, ठीक है ना, उसे प्लांट किंगडम पढ़ रहा है, लेकिन उसे बेसिक नॉलेज ही नहीं है किसकी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, कि उसे पता ही नहीं है कि चीजें क्लासिफाई होती हैं, ठीक है ना, क्या क्राइटेरिया रहते हैं चीजों को क्लासिफाई करने के। तो उसका बेस जो है वो अभी बहुत नीचे से हमें बनाने की जरूरत है। एक बच्चा है जिसको पूरा सिस्टम पता है कि हाँ भाई सेल वॉल के या पिगमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं, तो फिर पिगमेंट के हिसाब से हमने इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है, चीजों का मतलब ऑलरेडी थोड़ा आइडिया है। अब उसे बस थोड़ा सा सरफेस पे बताना है कि यार इसमें पिगमेंट जो है क्लोरोफिल A और B है, इसमें A और C है, इसमें C और D है, मतलब इस तरीके से उसको बता दिया और फिर उसने जो है समझ लिया, ठीक है। और किसी को जो है बिल्कुल बेस से बताने की जरूरत है। तो ये हम टेस्ट से पता लगा लेंगे, जिस बच्चे को जो रिक्वायरमेंट होगी फिर उसे वो दिया जाएगा, उस हिसाब से फिर हम बैचेस बनाएंगे, ठीक है।
पहले ये देख लो, ये सिलेबस है आप लोगों के टेस्ट का। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर आपकी कुछ 10th लेवल की नॉलेज चेक होगी, जो आपका मतलब बिल्कुल बेसिक होगा। फिर कुछ 11th का वो पोर्शन आपसे टेस्ट किया जाएगा, ओनली एंड ओनली जो आप पढ़ चुके हो। अभी फर्स्ट टर्म में जो आप देख के आए हो, अवंती में भी जो आपने पढ़ा है, वो पोर्शन आपका टेस्ट किया जाएगा। तो आप सिलेबस देख पा रहे हो इसको क्लियरली कि मैं जूम आउट करूं? सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, मतलब क्लियरली आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि दिस वुड बी योर सिलेबस इन द एग्जाम, ठीक है ना। बायो में ये रहेगा आपका 10th के लेवल पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अभी आपने नहीं पढ़ा, हेरिडिटी इवोल्यूशन ये चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े, तो ये जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े ना, ये 10th के लेवल पर आएंगे। 10th में तो पढ़ा था ना, ये 10th के लेवल पे आएंगे। 11th के लेवल पे जो आएगा वो ये वाले टॉपिक होंगे, ये वाले, ये नेक्स्ट, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल वाला, अनाटमी ऑफ फ्रॉग, मोर्फोलॉजी, ये आपके 11th के लेवल पर आएंगे। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? दिस इज द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है इतना? हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फिजिक्स में नहीं होता? हाँ जी, ये जो सिलेबस है तो फिजिक्स का सा लग रहा है। ये सिलेबस बायो का है, ये केमिस्ट्री का है, दिस वन इज। अच्छा, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, या दिस इज अ सिलेबस ऑफ फिजिक्स। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। सेट रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ये मैथ का है ना? बाइनोमियल थ्योरम एंड ऑल। जी मैम। यस मैम। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन, स्ट्रेट लाइन, मेटल नॉन मेटल, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री का यहाँ पे है बेटा सिलेबस, दिस इज द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, कार्बन कंपाउंड, ये 10th के लेवल पे आएगा। ऊपर वाला जो है वो 10th के लेवल पे आएगा, नीचे वाला जो है वो 11th के लेवल पे आएगा, ठीक है। एंड हियर यहाँ पे जो मैथ्स है ना, ये मैथ्स का पोर्शन आधा वहां चला गया, ये 10th के लेवल का मैथ दिख रहा है आपको। एंड हियर इज द लेवल ऑफ 11th, ठीक है ना, ये वाला, ये 11th के लेवल का है, ये जो मैंने मैथ का भी देना पड़ेगा? हाँ जी, ये रुको मैं थोड़ा सा आपको इसको लिख देती हूँ, सिलेबस में मे भी आपके इस स्लाइड में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, जस्ट अ मिनट। देखो चैप्टर्स तो आपको पता है ना, 11th का सॉरी मैथ का कौन सा है, केमिस्ट्री का कौन सा है। तो अगर यहाँ पे स्लाइड में गलती से गलत भी लिख दिया, या लिख देते हैं आप में, ये मैथ है, ठीक है ना, ये मैथ्स का है, मैथ्स का 11th वाला पोर्शन है, और ये केमिस्ट्री काट दो, ये फिजिक्स का है, ठीक है, ये फिजिक्स का है बेटा, लिख लो अब कर लो इसको ठीक, अब ठीक है। और ये फिजिक्स का 11th का हो गया, ठीक है, और ये केमिस्ट्री हो गया 10th एंड 11th, और ये मैथ्स का 10th का हो गया, वो वाला मैथ्स के 11th का था, ये मैथ्स के 11th का। अब ठीक है, तो केमिस्ट्री में सारे आ रहे हैं? सारे कौन से? थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, एस ब्लॉक, ये तो चलो हो गया, पर ये 3 नहीं हुए। कौन कौन से नहीं हुए मुझे बता दो एक बार केमिस्ट्री में। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ मैटर तो कटा हुआ ही है। थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ है, इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है, एंड रिडॉक्स रिडॉक्स नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी एस ब्लॉक हो गया? यस मैम, एस ब्लॉक तो हो गया। ठीक है, ये मोस्टली जो है ट्राई यही किया गया था कि आपके फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स लिए जाए, लेकिन आप बता रहे हो सबका सेम है, जो बिलाल बोल रहे हैं, इज एवरीबॉडी एग्री? यस मैम, सब सेम है। मैम स्टेट ऑफ मैटर तो सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में कट गया आप लोगों के स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो वैसे आप लोगों का केमिस्ट्री का क्लास होगा तो बेटर है कि उन सर से आप ये डिस्कस करो, क्योंकि अभी पेपर बना नहीं है, अगर थोड़ा सा रिशिफ्टिंग होगा तो हो जाएगी, नो इश्यूज। तो आप उन सर से भी एक बार बात करना, बाकी मैं जो है वो जैसे क्लास ओवर होता है तो टीम में एक बार बात कर लूंगी, और जो चेंजेस होंगे वो ग्रुप में मैसेज करके आपको बता दे जाएंगे, ठीक है, फाइन है? ओके यस मैम। पूछे जाएंगे हाँ जी आदिल बोलो, दानिश भी बोल रहे हैं कुछ, हाँ जी बोलो। मैम, मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे? हाँ जी, मैथ के क्वेश्चन नहीं, मैथ के नहीं आएंगे, मैथ्स इज फॉर देम जिनके पास बायो नहीं है, आप छोड़ दो इसको, मैथ इज फॉर देम जिनके बायोलॉजी वालों के पास मैथ नहीं आएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बायो वालों के पास मैथ का नहीं आएगा, ठीक है ना, बायो के पास, बायो वालों, आप लोगों को मैथ को देखो मत, ये आएगा, आप लोगों को ये आएगा बायो का। डन है इतना, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट एंड ऑल? यस मैम, ले लिया। ठीक, यस मैम। ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारा टेस्ट होगा ना बेटा, उस टेस्ट से हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस बच्चे को अभी तक कितना समझ में आया है, किस बच्चे के साथ में कितना काम करना है, किस बच्चे को हमें शुरू से लेके चलना है, किस बच्चे को हम सीधा
क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकते हैं, या थोड़ा कंसेप्ट बता दिया और फिर उसके बाद क्वेश्चन दे सकते हैं। हमारे लिए थोड़ा ये काम आसान हो जाएगा और आपके लिए भी फायदा हो जाएगा, आपकी डिमांड के हिसाब से फिर हम पढ़ा पाएंगे। तो उस टेस्ट के हिसाब से हम 2 बैचेस जो है बना देंगे, वन इज फोटोन एंड वन इज कैटलिस्ट। ठीक है, 2 बैच हम बना देंगे, वन इज फोटोन एंड वन इज कैटलिस्ट। फोटोन वाले बैच में हम उन बच्चों को रखेंगे जिनके साथ हमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना, बहुत ज्यादा काम नहीं करना इन द सेंस कि हम उसे बहुत छोटी छोटी चीज, बेसिक लेवल वाली चीज नहीं बतानी, थोड़ा सा हाई लेवल से हम स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद डायरेक्ट जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आ सकते हैं क्लास के अंदर। कैटलिस्ट वाला बैच वो बैच होगा जिसमें बच्चों का भी बेस जो है वो क्लियर नहीं है, तो उन बच्चों का हम पहले बेस क्लियर करवाएंगे, फिर उसके बाद उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लेके आएंगे, या फिर उसके बाद हम थोड़ा हाई लेवल उनके साथ टच करेंगे। ठीक है, तो इससे सारे बच्चों की समस्या का समाधान हो जाएगा। जिन बच्चों को था कि मैम मेरे को सीधा आप थोड़ा सा हाई लेवल का क्यों नहीं बता रहे हो, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये चीज मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है कि सेल मेम्ब्रेन बाइपोलर होती है, मुझे बाइलेयर होती है, मुझे बार बार ये मत बताओ, मुझे सीधा आप उसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म समझा दो। तो ठीक है, उन बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उन्हें सीधा फिर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म उसकी सिलेक्टिव परमेबिलिटी कैसे होती है वो बताया। किसी बच्चे को नहीं पता है, किसी को ये भी नहीं पता है कि भाई वो जो बाइलेयर होती है उसमें जो लिपिड होता है उसमें एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है, नहीं पता ये हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, तो उसको वो बताना भी जरूरी है। तो उन बच्चों को फिर हम किस में रखेंगे, कैटलिस्ट बैच में रखेंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को कि क्या होने वाला है इस टेस्ट के बाद? बैच बन जाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो ये 2 अलग बैच बन जाएंगे। सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जो बच्चे फोटोन में आएंगे मैंने बता दिया उनका हमारे साथ क्या होगा, उनका ज्यादा हम फोकस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। अब यहाँ पे फिर दोबारा से 2 तरह के बैच होंगे। इन द फोटोन अगेन 2 बैच, ये फोटोन है ना आपका, इस फोटोन में फिर से 2 बैच होंगे। ठीक है ना, फोटोन 1 एंड फोटोन 2। फोटोन 1 वुड बी अ 12 आवर बैच एंड फोटोन 2 वुड बी अ 6 आवर बैच। ठीक है, ये 12 आवर और 6 आवर क्या है कि एक बैच ऐसा होगा, जो फोटोन 1 बैच होगा वो ऐसा होगा, उसकी हफ्ते में 12 घंटे क्लास चली। हफ्ते में 12 घंटे मतलब एक दिन में 2 घंटे, क्योंकि 6 आपका वीक में 6 डेज क्लास होती है, तो 2 आवर पर डे उसका क्लास हुआ करेगा। 2 घंटे का क्लास एक दिन में। ठीक है, अभी 2 घंटे का क्लास एक साथ चलेगा, मतलब कि जैसे अभी आप मेरे साथ 1 घंटा हो, लगातार 1 घंटा और कि गैप में चलेगा, ये चीज आपको आफ्टर टेस्ट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, लेकिन ये श्योर है कि 12 घंटे वाले बैच में एक दिन के अंदर 2 घंटे का क्लास होगा, 6 आवर के बैच में एक दिन में आपका 1 ही घंटे का क्लास होगा। ठीक है, तो जब आपका इसमें अगर एक दिन में 2 घंटे का क्लास होगा तो आपका लगभग एक सब्जेक्ट का कितना क्लास हो जाएगा, पर सब्जेक्ट आपका 4 क्लास हो जाएगा हफ्ते में। ठीक है, ये क्यों बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें एक और समस्या आ रही थी अभी तक जब हम बच्चों को पढ़ा रहे थे। कुछ बच्चों ने कई दूसरी जगह कोचिंग ट्यूशन वगैरह ज्वाइन कर रखा है, तो वो जो है ज्यादा टाइम अवंती को नहीं दे पा रहे। कुछ बच्चे जो है वो पूरा अवंती पर ट्रस्ट करके बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम अवंती को ही टाइम देंगे। मतलब ये आपके सुविधा के अनुसार है। आप कह रहे थे कि आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, अब सिलेबस भी पूरा करवाना है और आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा है, तो दोनों चीजें कैसे हैंडल करें? दोनों चीजें हैंडल करने के लिए, एक साथ हैंडल करने के लिए ऐसा किया गया है कि जैसे ही आप लोग टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपना प्रेफरेंस भर के भेज देना कि मैं जो है वो अपने दिन के 2 घंटे, ठीक है, या हफ्ते के 12 घंटे अवंती को दे सकता हूँ, लेकिन फिर वो आपको रेगुलर देने हैं। ये डिसाइड आप कर लेना, बस ये आप डिसाइड करना और अपनी सुविधा के अनुसार वो फॉर्म भर के भेज देना। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे 2 बैच बनेंगे, एक 12 आवर का बैच बनेगा, एक 6 आवर का बैच बनेगा। हाँ जी आदिल, आपने हैंड रेज किया, पूछिए बेटा। मैम तो मैम इसमें स्कूल टाइम का भी मैनेजमेंट होगा, जैसे हम दोपहर में स्कूल जाते हैं तो 6 बजे तक आते हैं। हाँ जी, आप 6 बजे तक आते हैं ना, तो आपकी फिर बाद में शाम में ही क्लासेस लगेंगी, क्योंकि अवंती ने अब तक के डाटा से एनालाइज कर लिया है कि बच्चे सुबह जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, मोस्टली बच्चे रात में पढ़ना चाहते हैं। और आपको पता है कि अभी भी नाइट क्लासेस चल रही थी, 9 से 10 में भी क्लास चल रही थी आपकी, एक 7:45 to 8:45 भी आपका क्लास चल रहा था। तो फिर आप वो वाली क्लास लेना, आप रात वाली क्लास लेना। अगर आप 6 बजे स्कूल से फ्री हो रहे हो, राइट? यस मैम। तो मैम 6:30 को छुट्टी होती है हमारी। हाँ जी, तो फिर आपको नाइट की क्लास ही जो है सूट करेगी, या फिर अर्ली मॉर्निंग की जैसे आप अभी ले रहे हो। अर्ली मॉर्निंग भी नहीं ले यही पाओगे, वाली सही है। हाँ जी, तो या फिर आप इसको रखना या फिर आप नाइट की क्लास शिफ्ट करना, वो आपके ऊपर रहेगा। आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसमें यू विल फिल कि हमें जो है वो ज्यादा टाइम वाली क्लास चाहिए कि कम टाइम वाली क्लास चाहिए, 12 आवर बैच चाहिए या 6 आवर बैच। अच्छा, ये दोनों में होगा, ऐसा नहीं है कि ये कैटलिस्ट में नहीं होगा। ये वाली चीज कैटलिस्ट वाले बच्चों के साथ भी होगी,
फोटोन वाले बच्चों के साथ भी होगी। कैटलिस्ट और फोटोन में सिर्फ इतना अंतर होगा कि एक में हम थोड़ा सा हाई लेवल टच करके सीधा क्वेश्चन ले आएंगे और एक में हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ओनली दैट विल बी द डिफरेंस। ठीक है, किसी को कोई और यहाँ पे सवाल आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कि मैम क्या है कैटलिस्ट फोटोन टेस्ट क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें 12-6 घंटे कुछ नहीं समझ आ रहा, तो पूछ लो। क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर यस है? मैम। ठीक है, ये 12 और 6 घंटे किस हिसाब से मिलेंगे? ये 12 और 6 घंटे इस हिसाब से मिलेंगे कि आप हमें कितना टाइम दे सकते हो। हम तो पूरे दिन बैठे हैं, हमें तो पैसा मिल रहा है यहाँ पे आपको पढ़ाने का, ठीक है, लेकिन आप हमें कितना टाइम दे सकते हो उस पर डिपेंड करेगा कि हम 12 आवर का लेंगे बैच या फिर 6 आवर का बैच लेंगे। ठीक है, सिलेबस जो है दोनों में ही कवर करवाया जाएगा, लेकिन एक में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, उसमें हम थोड़ा टाइम बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ पाएंगे, एक में जो है वो हम जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, मे भी थोड़ा सिलेबस जो है वो टाइमली कवर हो जाए, रिवीजन ज्यादा हो जाए, क्योंकि देखो ये तो ऑब्वियस ही बात है ना कि जो 12 आवर वाले बैच को चुनेगा उसको ज्यादा क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो वो ज्यादा क्या है उसमें टाइमली थोड़ा सा सिलेबस हो पाएगा। 6 आवर बैच में सिलेबस थोड़ा लेट हो पाएगा, लेकिन वो इसलिए है ये 12 आवर और 6 आवर क्योंकि कई बच्चे जो है वो 12 घंटे नहीं दे पाएंगे हफ्ते के, कई बच्चे सिर्फ 6 घंटे दिन की एक ही क्लास दे पाएंगे। ठीक है ना, तो ये उस हिसाब से होगा। और बाकी इस बात की चिंता छोड़ दो कि हम लोग बीच में भागेंगे, हम कहीं नहीं भागने वाले। हमें आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए, तभी हमें जो है तारीफ मिलेगी, हमें अप्रिशिएशन गवर्नमेंट से प्रेज हमें तभी मिलेगा जब आप लोगों का सिलेक्शन हम लेके आएंगे। हमारा यही फंडा है, हमें पैसे नहीं मिलते, एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाने को मिलती, लेकिन हमें क्या मिलता है? अवार्ड मिलता है, हमें अप्रिशिएशन मिलता है, वही हमारा गिफ्ट है, वही हमारा सब कुछ है। वो हमें तब मिलता है जब बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो इसलिए बच्चों का सिलेक्शन तब होगा जब हम बीच में साथ नहीं छोड़ेंगे, तो हम तो नहीं छोड़ेंगे बीच में साथ। पूरा आपका 11th-12th हम साथ बने रहेंगे, पूरा आपका सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। कोई भी एनी अदर कोचिंग पैसे लेने वाली जो आपको देती है टेस्ट, स्टडी मटेरियल, वर्कशीट, डीपीपी, डाउट सॉल्विंग सेशन, आपने देख लिया ना यार, अभी भी तो हो रहे थे आपके। अभी सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए जब आपके डाउट सॉल्विंग के अलग से सेशन लगा दिए थे रात में, तो सोचो नीट में तो लगेगा ही लगेगा। कुछ बेटर ही लगेगा, कुछ हल्का तो नहीं लगेगा। जो अब तक चल रहा था उससे कुछ हल्का तो नहीं होगा, उससे कुछ बढ़िया ही होगा। हमने प्लान करा है कुछ और अच्छा करने का कि बच्चे और ज्यादा आए हमारे पास। ठीक है, तो ये हर एक चीज आपको दी जाएगी, उसके साथ एक्स्ट्रा जो दिया जाएगा वो ये 2 चीज होगी। ये 2 चीज जो है मे बी आपको अपनी प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन में नहीं मिलेंगी। वो क्या है कि जब आप फॉर्म भरते हो, जब फॉर्म निकलने शुरू हो जाते हैं, तो नोबडी सपोर्ट देयर, आपको अपने लेवल पे ही करना पड़ता है। मुझे मेरा याद है कि मेरे घर में मैं सबसे बड़ी, ठीक है ना, कोई बड़ा भाई बहन नहीं, तो कोई आइडिया भी नहीं था उस टाइम तक कि फॉर्म वॉर्म कैसे भरते हैं यार, क्योंकि 10th तक तो कुछ भरा ही नहीं था ऐसा फॉर्म वॉर्म, स्कूल वालों ने एनटीएससी का भर दिया था, वो दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है थोड़ा बहुत खुद से टेंशन लेना पड़ गया, पर वो क्या है, यही चीज जो है हम देखते हैं कि बहुत बच्चे लो बैकग्राउंड से आते हैं, इतना उन्हें नहीं पता होता। तो यहाँ पे हम क्या है, जैसे ही फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरना कैसे है, ठीक है, उसके बाद एग्जाम में सेंटर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो उसका एड्रेस वगैरह, उसके साथ आपका सपोर्ट करना हर स्टेप पे। मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो काउंसलिंग और एडमिशन के स्टेप पे भी हम आपके साथ रहेंगे। वहां भी यू कैन कॉल अस, वी आर हियर फॉर यू एट एवरी स्टेप। तो दैट्स ऑल इज लाइक वी आर प्रोवाइडिंग टू यू। तो अभी तक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा आगे का प्लान क्या है और हम आप लोगों को क्या सपोर्ट देने वाले हैं। कुछ इश्यू, कोई डाउट इसमें है तो बताओ, क्योंकि फिर हमारे पास थोड़ा टाइम रहा है, हमें पढ़ाई भी करनी है, मेरे को चैप्टर शुरू करना है, ऐसा नहीं है कि बस मैं खाली ये बता के भेजूंगी आपको। हाँ जी आदिल बोलिए। तो सर ये जो आप मैम सिलेबस स्टार्ट करेंगी तो शुरू से स्टार्ट होगा? नहीं नहीं नहीं, सिलेबस शुरू से स्टार्ट नहीं होगा। अभी जो सिलेबस होगा ना वो आपका जैसे चैप्टर बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट होगा मेरी क्लास के अंदर, चैप्टर 9 है आई थिंक वो। तो अभी वहां से हम स्टार्ट करेंगे जो आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी वापस से वही खिचड़ी पकाएंगे, जो पढ़ा हुआ है उसमें ही दोबारा बताएंगे तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमारा टाइम कम बचा है ऑलरेडी। पहले एक बार वो करेंगे अच्छे से, बेस लेवल से नीट के लेवल तक, जो चैप्टर्स हमारे नहीं हुए हैं, जो सेकंड टर्म में भी आपको आने वाले हैं, एक बार हम उसका एक लेवल टच कर लें, थोड़ा सा सिलेबस हम कवर कर लें, थोड़ी टेंशन खत्म हो जाए कि अभी ये हो रहा है कि नवंबर आ गया है, सिलेबस 11th का रह रहा है बहुत ज्यादा। एक बार थोड़ा सा वो बर्डन कम हो गया ना, तो फिर जो पहले के चैप्टर्स है ना, बीच में बफर क्लासेस भी लगाएंगे, फिर वो सेल तक के जो चैप्टर थे उनको फिर डिस्कस कर लेंगे, या तो बफर क्लास में, या फिर जैसे थोड़ा सिलेबस एक बार खत्म हो जाएगा ना, थोड़ा मुट्ठी में आ जाएगा सिलेबस की, हाँ भैया कुछ चैप्टर करवा दिए सेकंड टर्म वाले भी, फिर उन चैप्टर्स को डील कर लेंगे जो आपके अभी तक फर्स्ट टर्म में हो चुके हैं। उनको डील करने की स्ट्रेटेजी अगेन जैसी आपकी डिमांड रहेगी वैसी रखेंगे। आप कहोगे मैम हम डाउट पूछेंगे आप सोल्व करो, तो वो कर लेंगे। आप कहोगे मैडम आप ही बता दो, ठीक है ना, इसमें आप मेरे को टॉपिक दे दोगे कि मैडम इस टॉपिक का बता दो, क्योंकि उन चैप्टर पे आपकी डिमांड के हिसाब से इसलिए चलेंगे क्योंकि एक बार वो पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ दिन? अभी फिलहाल के लिए चैप्टर 9, ठीक है। और किसी को कोई इश्यू है देन यू कैन आस्क।
करे शू चैप्टर आज का, कुछ नहीं पूछना और नो मैम कुछ नहीं पूछना, सब क्लियर है। सब क्लियर है। अच्छा टेस्ट की तैयारी करके आना, लेट्स सी कि मैं पर्सनली देखूंगी स्कोर, और कुछ बच्चों के तो मुझे नाम भी अच्छे से याद है। और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे थर्सडे को, तो आप लोगों के स्कूल के मार्क्स भी आप लोग लेके आना। अच्छा ठीक है, मैं मार्क्स पूछा करूंगी, हमारे अब आगे टेस्ट चलेंगे, वीकली टेस्ट भी हुआ करेंगे, सॉरी। तो मैं आप लोगों से मार्क्स एंड ऑल पूछूंगी, लेकिन मैं एक बात आपको है ना क्लासेस स्टार्ट होने से पहले बता देती हूँ, मार्क्स को बहुत दिल पे मत लेना, ठीक है? मार्क्स को कभी भी बहुत दिल पे मत लेना, ये नहीं होना चाहिए कभी भी मार्क्स की वजह से कि बहुत स्ट्रेस में आ गए, मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक्स में नहीं आ रहे, या मैम टेस्ट में नहीं आ रहे। क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए? मार्क्स नहीं आ रहे, कम टू मी या कम टू द टीचर, एनीवन, किसी भी टीचर के पास जाइए, बोलिए कि मेरा मार्क्स नहीं आ रहा मैम, थोड़ा टाइम दो मुझे या तो खुद से एनालाइज करो कि क्यों नहीं आ रहा, टीचर के साथ एनालाइज करो क्यों नहीं आ रहा, बस। और उस पे काम करो कि यार मेरे को याद नहीं था, मेरा मार्क्स इसलिए नहीं आया, मैं अप्लाई नहीं कर पाया, मेरा मार्क्स इसलिए नहीं आया, बस। उसे दिल पे नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि ना मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने बच्चे देखे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, मॉक्स में नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, वीकली में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, नीट में परफॉर्म कर रहे हैं। सच में होता है ऐसा। मैं ये नहीं बोल रही कि जो मॉक्स में वीकली में परफॉर्म करते हैं वो नीट में परफॉर्म नहीं करते, वाइस वर्सा नहीं है यहाँ पे, पर मैं आपको बता रही हूँ, एक डिस्ट्रेस होने के लिए आपको बता रही हूँ, और ये सच है, ये फैक्ट है, यहाँ से चलता है गेम। 2 साल की मेहनत 3 घंटे में लानी है, ठीक है ना? तो ये सही रहना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस में नहीं जाना मार्क्स के ऊपर, तो कभी भी नहीं। मेरी पर्सनल स्टोरीज है बहुत सारी, ठीक है ना, वो शेयर करेंगे इन बिटवीन द क्लास कि मैं कैसे मार्क्स पे चली जाती थी, मैं क्या करती थी, ठीक है? अभी फिलहाल टाइम कम बचा है, क्लास स्टार्ट करते हैं, किसी को कुछ पूछना है फटाफट पूछ लो। नो मैम स्टार्ट कीजिए। ओके ठीक है, शुरू करें तो फिर। यस मैम। ओके ओके ओके, हाँ जी, बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजी का चैप्टर है मैम। हाँ जी बोलिए, कोई बोल रहा है बच्चा? जस्ट अ सेकंड। मैम आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं क्या? ऑफलाइन तो बेटा अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बट लेट्स सी, बिकॉज आई प्रिफर टू वर्क फ्रॉम होम राइट नाउ, दैट्स व्हाई ऑफलाइन नहीं पढ़ा रही हूँ। चलो, चैप्टर नेम इज बायोमोलिक्यूल्स, पढ़े? अच्छा थोड़ा बहुत Yes. पढ़ा है कि बिल्कुल फ्रेश है? नो मैम फ्रेश नहीं है। पढ़ा है, बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है चलो। क्या क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सा है, यहाँ पे इंट्रो है चैप्टर का, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अच्छा एक बात लिख देती हूँ यहाँ पे, देखो बहुत जरूरी बात लिख रही हूँ, क्लासेस हमारी अभी नई शुरू होनी है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। सबके पास है ये जो मैं लिख रही हूँ? यस मैम। यस मैम। एक माइंडसेट, मेरे को एमबीबीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं मिला था बताती हूँ। आई अंडर एस्टिमेटेड एनसीईआरटी। क्यों? यार नीट के एग्जाम है, हाई लेवल के एग्जाम है यार, हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आई शुड प्रीफर द रेफरेंस बुक्स, सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेनी चाहिए मुझे, डॉक्टर वाला एग्जाम है, बड़े क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी इतनी पतली सी बुक, इसमें से क्या क्या ही आएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है, क्योंकि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तब भी ये सीन मैंने देखा था, व्हेन आई एम अ टीचर, और जब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ या पहले जो बच्चों को पढ़ाया तब भी मैंने ये सीन देखा है। जिन जिन बच्चों ने एनसीईआरटी की सुपर पावर को अंडर एस्टिमेट किया है, दे फ्लंक्ड। अब से अवंती के अंदर नीट की तैयारी चलेगी, दैट मीन्स जो प्रिपरेशन चलेगी वो पूरी की पूरी बायो में तो एनसीईआरटी बेस्ड ही चलेगी। ये आपकी बाइबल है बेटा, इसे घोट लो, पी लो, रस निकाल लो, इसका कुछ भी कर लो, बस इससे भटकना नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी इज अ वेरी कंसाइज बुक, समराइज्ड बुक है, ठीक है ना? तो अब मेरा भी होमवर्क बढ़ जाएगा। पहले क्या था, मैं ना सिर्फ कंटेंट तैयार कर लेती थी और बच्चों को पढ़ा देती थी, I mean, जब आप लोगों के स्कूल एग्जाम्स चल रहे थे, क्योंकि उसमें इतना इशू नहीं रहता। पर अब मेरा काम भी बढ़ गया, मैं आपकी क्लास के बाद खुद पढ़ती हूँ एनसीईआरटी की बुक को। मेरा पढ़ने का क्या है कि मैं अब उसकी जो समरी है ना उसको एक्सप्लेन कर दूं बच्चों को, ताकि अब बच्चों का काम क्या हो जाए, आसान हो जाए।
सिर्फ मेरे को यहाँ पे यही करना है, एनसीईआरटी को इस तरीके से समझाना है कि आपको समझ आए कि क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आएगा, ठीक है। पर क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आएगा, मैं बता रही हूँ आपको, इसको आपको पढ़ना है। और हमारी पूरी आगे की सारी क्लासेस इस पे बेस्ड होंगी। हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है हर एक चैप्टर का इस पे बेस्ड है। जैसे कि यहाँ पे, जैसे आप आज बायोमोलिक्यूल में आप लोगों के स्टार्ट करूंगी, तो बायोमोलिक्यूल आप लोगों के साथ जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो ये जो टॉपिक्स मैं बायोमोलिक्यूल में आपको पढ़ाऊंगी, ये 12 टॉपिक्स हैं, ये हम सारे पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी के बेस पे ही लिए गए हैं, उसके पैटर्न के बेस पे लिए गए हैं। कि एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करना बता रखा है, तो हमें पढ़ना है। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बता रखा है, हमें पढ़ना है। बायो, मैक्रो एंड माइक्रो मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, देन प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल, ये सब कुछ। तो हर एक हेडिंग एनसीईआरटी से बनेगी, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकलेगा, और उसी के हिसाब से फिर अवंती में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ाना इज नेवर अ लो लेवल पढ़ाना। एनसीईआरटी को नीट के जैसे एक्सप्लेन करके पढ़ाओ ना, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल का पढ़ाना। समझ गए बात? तो चलो शुरू करते हैं। आज भी टाइम कम है, पहला ही टॉपिक जो है वो हम पढ़ पाएंगे। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। सो हियर वी हैव द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? एनिमल किंगडम याद है सबको? यस मैम। पूरा याद है? वहां पे एक जब मैंने आपको बताया था कि बेटा सब बच्चों को बोला था, अच्छा किसी को वो काम आया क्या, डिफरेंस पे आया था क्या कोई क्वेश्चन फाइलम्स में? मैंने बोला था कि आप लोग बेटा जब अगर कभी एनिमल किंगडम में क्वेश्चन आए तो की फीचर्स जरूर लिख लेना। की फीचर जैसे यस मैम, आया था मैम, 8 नंबर का आया था। अरे वाह, बहुत खुशी हुई है तो सुन के मुझे, क्योंकि क्या है ना, मेरे साथ किसी बच्चे ने क्वेश्चन पेपर नहीं शेयर मैम किया। ओबेलिया, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और सूडोसिलोमेट, ये सब एक उसमें आए थे, इनके फाइलम के नाम लिखे। वेरी गुड। की फीचर्स पे बात हुई थी हमारी, वाह यार वाह। तो यही है ना, यही है कि जब बताया हुआ क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप लोगों को जितनी खुशी होती है ना, उतनी ही टीचर को भी होती है। आई पर्सनली फील वेरी हैप्पी। ठीक है चलो, हाँ जी। तो मैं ये बोल रही थी कि एनिमल किंगडम आपने पढ़ा था, उसमें आपने एक की फीचर क्या पढ़ा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम जनरल टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, रिमेम्बर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था। यस मैम। वहां पे हमने पढ़ा था कि सेल होती हैं, सेल से भाई टिश्यू बनता है, टिश्यू से भाई ऑर्गन बनता है, और फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, पढ़ा था। हाँ जी, इस दिशा में गए थे ना। अब ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें एक स्टेप पीछे चले जाओ कि ये सेल किससे बनी है, ये सेल किससे बनी है। अब क्योंकि सेल बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो सेल को बनाने वाली चीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई, उसके बारे में पढ़ना भी उतना ही जरूरी हो गया कि सेल किससे बन रही है, बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग एंटाइटी बना रहे हैं। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटाइटी? सबसे छोटी लिविंग एंटाइटी क्या है? सेल है। तो सेल को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। यही सेल बनाएंगे और फिर हमारी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी उससे ही बनेगी। तो यहाँ पे हम क्या है, एक स्टेप डीप चले गए। मतलब हमने सेल थी एक हाथ में मेरे, उसको मैंने चूरे 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 करके देखना शुरू कर दिया कि भाई हाउ दिस सेल्स लुक लाइक। इसका स्मॉलेस्ट लेवल में पहले वाले सेल वाले चैप्टर में क्या कर रहे थे, सेल के अंदर गए थे, सेल के अंदर घुसे तो देखा माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्जी है। सेल के अंदर तो विजिट कर ही आए आप लोग, पर अब क्या करना है, और डीप जाना है, तोड़ के देखना है एक एक चीज को। तोड़ के देखोगे तो बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कंपाउंड को तोड़ते तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को तोड़ते तो एटम मिलता है। ऐसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर तो हमने पहले चैप्टर में देख लिया। बायो को हमेशा स्टोरी के जैसे पढ़ो, इमेजिन कर लिया करो मेरी आंखों के आगे एक सेल है, मैं उसके अंदर तो घूम आया, अंदर घूम रहा था, तब मेरे को कई चीजें देखने को मिली, ईआर, गोल्जी, न्यूक्लियस। अब मैं तोड़ रहा हूँ चीजों को, या तोड़ रही हूँ, अब मैं चीजों को, एक एक चीजों को मैं तोड़ रही हूँ, तब मुझे क्या मिल रहा है, उसका कंपोजिशन मिल रहा है कि वो चीजें बनी किसकी हैं, कंपोजिशन मिल रहा है, ठीक है। अब हम उसका कंपोजिशन देख रहे हैं। अब उसे तोड़ेंगे कैसे, उसके प्रोसेस है, उसके कई प्रोसेस है जो हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा ये कि भाई बायोमोलिक्यूल्स जो है वो होते क्या हैं, ये हमें पता लग गया। अब कौन कौन से होते हैं, ये जो एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं कि सब बायोमोलिक्यूल्स है। क्यों है ये बायोमोलिक्यूल? क्योंकि यही वो चीजें हैं जो सारी चीजें बनाएंगी, यही वो चीजें हैं जो सेल की सारी चीजें बनाएंगी। जैसे कि लिपिड का यूज कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फॉस्फोलिपिड। यस फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, अभी कौन बोला, ये बच्चे, अब ये बच्चे ना फोटोन में चले जाना,
क्योंकि इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए फोटोन और कैटालिस्ट बना रहे हैं। जिसे ऑलरेडी पता है फॉस्फोलिपिड के बारे में तो फिर उसको ज्यादा नहीं बताएंगे, उसको सीधा कॉन्जुगेटेड लिपिड से पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है ना। उसको सीधा कहां से पढ़ाना शुरू करेंगे? Yes. कॉन्जुगेटेड लिपिड से। ये चीजें इसलिए आप लोगों के बैच बनाए जाएंगे आपसे। हाँ जी, तो बिल्कुल सही बोला, फॉस्फोलिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो लिपिड का यूज कहाँ हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में। न्यूक्लिक एसिड का यूज क्या हो रहा, कहाँ हो रहा है? जेनेटिक DNA मटेरियल, RNA डीएनए एंड आरएनए। वेरी गुड बिलाल। कार्बोहाइड्रेट का यूज कहाँ हो रहा है बताओ? कार्बोहाइड्रेट का किसमें हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट चीनी ग्लूकोज ग्लूकोज में। ग्लूकोज तो ठीक है, ग्लूकोज तो मोनोमरिक यूनिट हो गई। जैसे न्यूक्लिक एसिड के आप न्यूक्लियोटाइड बोल दोगे तो वो मोनोमरिक यूनिट हो गई, वहां मत जाओ, तोड़ो मत इनको, यूज बताओ। सेल में क्या बनाने में? ग्लाइकोप्रोटीन में लिख सकती हूँ मैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन याद है आप लोगों को? सेल चैप्टर आपने पढ़ा हो तो सेल मेम्ब्रेन आपको याद है? देखो एक बार यहाँ देखो, ये मतलब जो भी बायोमोलिक्यूल है वो सेल की कोई ना कोई चीज बनाएगा। सेल की 2 लेयर बनाई थी हमने सेल मेम्ब्रेन की, बाई लेयर थी। इसमें हमने क्या बनाए थे? इस तरीके से बनाए थे हमने क्या कहा था कि यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन अटैच होते हैं। तो इस ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन जो भी ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच है, उसमें ये जो ग्लाइको वाला पार्ट है वो किसका है? कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। इस पे भी 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था सेल मेम्ब्रेन पे। यस मैम, डिफाइन बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाई थी मैंने। अरे वाह, चलो बढ़िया। आंसर शीट तो आपकी देखने का मौका नहीं मिलेगा, मार्क्स ही सुना देना, ठीक है। ऐसे ही प्रोटीन्स क्या बना रहे हैं? कैरियर प्रोटीन्स आपने पढ़े हैं, जैसे मेम्ब्रेन में होते हैं। तो अब देखो, मैंने अभी 3-4 चीजें लिखी हैं। लिपिड से कुछ बन रहा है, न्यूक्लिक एसिड से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, कैरियर प्रोटीन्स बन रहे हैं मेम्ब्रेन के। ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ रहे थे हम कि भाई कौन सा? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ा था कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, उसके थ्रू चला जाता है मटेरियल बाहर से अंदर, एक्सोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में तो वो क्या थे? कैरियर प्रोटीन ही थे। उसके अलावा इंटीग्रेटेड प्रोटीन नहीं पढ़ते मेम्ब्रेन में। इंटीग्रेटेड और पेरिफेरल पढ़ते हैं, तो वो क्या है? प्रोटीन है, वो बायोमोलिक्यूल है, मेम्ब्रेन में बना रहे हैं, मतलब कि सेल की चीजों को बना रहे हैं बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल का रोल क्या है? जो बायोमोलिक्यूल आर लिविंग मोलिक्यूल। बायो मतलब लिविंग एंटाइटी को, स्मॉलेस्ट लिविंग एंटाइटी कौन? सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग एंटाइटी को बनाने में जिन मोलिक्यूल का यूज हो रहा है, बोलो मेरे साथ, कोई बोलेगा? स्मॉलेस्ट लिविंग एंटाइटी को बनाने में। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है? यस। स्मॉलेस्ट लिविंग एंटाइटी को बनाने में जिन मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है वो बायोमोलिक्यूल है। और ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया किस तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट चीज बना रहे हैं। अब हमें पता कैसे लगा? हमने मेम्ब्रेन को कहीं ना कहीं तोड़ के देखा होगा, तभी तो पता लगा ना कि वो किस किस से बनी है। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो तोड़ने का, और कंपोजिशन मतलब कि वो किसकी बनी है, सेल किसकी बनी है, किन किन बायोमोलिक्यूल्स की सेल बनी है, वो कंपोजिशन को पता लगाने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, एक मैकेनिज्म होता है। दैट इज कॉल्ड, वो क्वेश्चन बनेगा कि भाई केमिकल कंपोजिशन आप कैसे एनालाइज करते हो। तो उसका इस स्लाइड को बाद में देखना, ये एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल ये बाद में देखना, पहले प्रोसेस देखो आप क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू लेंगे, ठीक है, कोई भी ले लो आप, पौधे का पत्ता ले लो, चाहे आप एनिमल का कोई भी टिश्यू ले लो। आपको टिश्यू लेना है और फिर जो भी स्लाइड बनाने का प्रोसेस होता है वो करना है। वो आपको नहीं पढ़ना क्या प्रोसेस होता है, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस जो आप जब बीएससी करोगे या बाद में अगर आप रिसर्च में जाओगे तब पढ़ोगे। अभी आपने इतना ही पढ़ना है जितना आपने एनसीईआरटी में लिखा है कि एक लिविंग टिश्यू लेना है। लिविंग टिश्यू क्या है? सॉलिड है। लिविंग टिश्यू सॉलिड है। अब सॉलिड है तो हम क्या करेंगे, इसकी कंपोजिशन को पता लगाने के लिए ना इसको ग्राइंड करेंगे। इसको क्या करेंगे हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए जैसे चटनी बनाते हैं तो थोड़ा सा कुछ लिक्विड भी चाहिए हमें, सिर्फ सॉलिड को ग्राइंड करने से नहीं होगा, हमें थोड़ा सा एक लिक्विड मीडियम भी चाहिए। तो यहाँ पे लिक्विड मीडियम के तौर पे हम किसको लेते हैं? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को लेते हैं। किसको लेते हैं? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। पता है कार्बन है, कार्बन में 3 क्लोरीन लगे हैं, दैट्स कॉल्ड ट्राइक्लोरो। और एक क्या है? COOH ग्रुप। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये लिया हमने लिविंग टिश्यू में एज अ लिक्विड मीडियम। अच्छा, कोई को मन में ऐसे आ रहा है, किसी के मन में ऐसे आ रहा है कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्यों लिया मैडम? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्यों लिया आपने? आपने HCl क्यों नहीं ले लिया? आपने CH3COOH क्यों नहीं ले लिया? दुनिया जहान के एसिड है,
हाँ जी, हम्म, आ रहा है? आ रहा है ऐसा तो मैं बताऊं, और नहीं आ रहा तो चलें आगे? यस मैम, बता दीजिए। बता बता दूं? ठीक, दीजिए। ठीक है, ठीक है। देखो, बहुत ही लो पीएच का एसिड तो हम वैसे ही नहीं लेंगे। लो पीएच जैसे कि HCl, जैसे कि H2SO4, बहुत लो पीएच का एसिड तो हम वैसे ही नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिविंग टिश्यू को डिस्ट्रक्ट कर देगा। ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स को डिस्ट्रक्ट कर देगा लिविंग टिश्यू के, तो बहुत लो पीएच का तो नहीं लेंगे। तो मतलब हमें हाई पीएच का एसिड लेना है, मतलब हमें वीक एसिड्स लेने हैं, पहली बात। ठीक है, अब वीक एसिड में भी वी हैव लॉट ऑफ एसिड्स, वी हैव ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वी हैव सिट्रिक एसिड, देयर लॉट ऑफ एसिड। पर हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को क्यों चुना? क्योंकि इस एसिड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है, लिविंग टिश्यू में जो मटेरियल्स हैं लाइक डीएनए, लाइक आरएनए, उनको पर्सिपिटेट आउट करने में मदद करता है। पर्सिपिटेट आउट समझते हो आप? सॉरी, नो पर्सिपिटेट मैम। आउट नहीं, नहीं समझते। इसे ऐसे समझो आप कि एक पानी है, ठीक है, और उस पानी में मिट्टी घुली हुई है, और वो मिट्टी इस तरीके से घुली हुई है कि वो सेडिमेंट ही नहीं कर रही, वो उस पानी में ही ऐसे, मतलब पूरी तरीके से भी नहीं डिजोल्व हुई। पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाती शुगर की तरह तो ट्रांसपेरेंट ही हो जाता। ठीक है, वो डिल्यूजन फॉर्म में है, डिल्यूजिव फॉर्म में है, कि पूरी तरीके से डिजोल्व भी नहीं हो रही और सेडिमेंट भी नहीं हो रही। तो ऐसे स्टेट में उस चीज को पर्सिपिटेट करना मतलब उसको सेडिमेंट करना, उसे उस पानी से अलग करना, उसे उस पानी से अलग करना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पर्सिपिटेट आउट। कि जैसे अब आप जब लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करोगे तो लिविंग टिश्यू टूटेगा, तो उसमें डीएनए आरएनए ऐसे बिखरेंगे, सब साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर बंधे हुए हैं सब साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये सब बाहर निकल निकल के आएंगे। अभी बाहर निकल के गोल गोल घूमते रहे तो फिर क्या फायदा? हमें तो इन्हें फाइनली छानना है, हमें तो फाइनली एक एक इसके मटेरियल को, एक एक मटेरियल को देख के उसकी कंपोजिशन पता लगानी है। तो वो तब होगा ना जब उस डिल्यूजिव फॉर्म से उसको बाहर निकालेंगे। तो ये एसिड क्या करता है, उसे पर्सिपिटेट आउट करता है, उसे अलग करता है उस घुलनशील मीडियम से, जो ना फुल्ली डिजोल्व है ना फुल्ली अनडिजोल्व है, उसे पर्सिपिटेट आउट करना कहते हैं। समझ में आया? मतलब एक्सट्रैक्ट करने में, चीजों को यस मैम। एक्सट्रैक्ट, निकालने में। कि लिविंग टिश्यू है, उसमें डीएनए आरएनए, क्रूड भाषा में मैं बोलूं तो लिविंग टिश्यू में डीएनए आरएनए, ठीक है, और जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको अलग करने में, उनको एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है। इसको आप और डीप में पढ़ोगे जब आप 12th में बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ोगे, क्योंकि वहां आपको डील ही लिविंग टिश्यू और उसको तोड़ना फोड़ना, उसमें एंजाइम डालना, वहां आप पर्सिपिटेट आउट को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, कैसे लिविंग टिश्यू में से चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते होंगे, सोचो उसमें से डीएनए निकालते हैं ना, तो वो एक्सट्रैक्ट आउट करने में कहीं ना कहीं हमारी कौन मदद करता है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसका एक फीचर होता है, इट हेल्प्स इन द पर्सिपिटेट आउट ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द लिविंग सेल। आ गया समझ में इतना? हाँ जी, यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद क्या किया हमने, ऐसे समझो इसको, मोटार और पिस्टल। मोटार और पिस्टल आप अपनी जैसे जो चटनी बनाने का होता है ना हमारा, कूटने वाला, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम उस लिविंग टिश्यू को इस तरीके से ग्राइंड करते हैं। जब हम ग्राइंड कर लेते हैं तो हमें एक स्लरी मिलती है, एक चटनी सी मिलती है, उसको हम फाइनली ऐसे छानते हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया है। सिंपली जैसे आप चाय छानते हो, जब आप चाय छानते हो तो क्या होता है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और जो सोल्यूबल पार्ट है सारा वो नीचे चला जाता है। तो ऐसे ही इसमें होता है, जब आपने ग्राइंड कर लिया और फिर जब आपने उस ग्राइंड वाली चीज को छाना, तो दो पार्ट आपको मिलते हैं, एक वो जो फिल्टर आउट हो गया नीचे चला गया, एक वो जो रैटेनेट है यानी कि जो छलनी के ऊपर रह गया। तो रैटेनेट वो है जो ऊपर रह गया, फिल्ट्रेट वो है जो नीचे चला गया। ठीक है, अब आ जाओ इस पुरानी वाली स्लाइड पे, मतलब कि यहाँ पे। तो जो पार्ट रैटेनेट है जो ऊपर रह गया, क्या है, जो रैटेनेट है जो ऊपर रह गया, उस पार्ट को क्या बोलेंगे, एसिड इनसोल्यूबल, क्योंकि वो घुला नहीं ना, वो घुला नहीं। और जो पार्ट नीचे चला गया चाय के साथ, जैसे चीनी नीचे चली जाती है, जो पार्ट फिल्टर हो गया, फिल्ट्रेट, वो क्या, उसे क्या बोला, एसिड सोल्यूबल। उसे क्या बोला, एसिड सोल्यूबल। ठीक है, तो हमें दो फ्रैक्शंस मिले, एक लिविंग टिश्यू से हमें दो फ्रैक्शन मिले, एक रैटेनेट और एक फिल्ट्रेट। ठीक है, अब कौन सा फ्रैक्शन हमें रैटेनेट में हमें क्या मिलेगा और फिल्ट्रेट में हमें क्या मिलेगा? ठीक है, दोनों में ही हमें बायोमोलिक्यूल मिलेंगे, लेकिन जो पार्ट हमें रैटेनेट में मिला है और जो पार्ट हमें फिल्ट्रेट में मिला है, उसके आधार पे मैंने बायोमोलिक्यूल्स को दो भागों में बांट दिया, एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल और एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल। अब देखो यहां मैंने इनको थोड़ा गैप करके इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वर्ड है ना, इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है।
बायो मैक्रो मोलिक्यूल वो, इसमें मैक्रो वर्ड से समझो, बायो मैक्रो मोलिक्यूल वो जिनका साइज बड़ा है और जिनका वेट भी ज्यादा है। माइक्रो में वो जिनका साइज छोटा है, वेट भी कम है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, जो मॉलिक्यूल बड़े हैं वो छन गए होंगे कि ऊपर रह गए होंगे, सोचो। ऊपर रह गए होंगे। हाँ जी, और ऊपर रह गए होंगे। आदिल आपको आ रहा है समझ में? नोमन आपको Yes, आ रहा है ma'am. बेटा? जो Yes, ma'am. मॉलिक्यूल, हाँ जी हाँ जी, जो मॉलिक्यूल बड़े हैं वो कहाँ रह गए होंगे? वो ऊपर रह गए होंगे। ठीक है, ये वो मॉलिक्यूल है जो बड़े हैं और जिनका वेट ज्यादा है। इनका वेट लगभग 18 to 800 डाल्टन होता है। डाल्टन क्या है? डाल्टन वेट को नापने की यूनिट है। अरे मैडम, वेट को नापने की यूनिट तो ग्राम, किलोग्राम ये सब होती है, माइक्रोग्राम भी सुनिए। डाल्टन क्या है बेटा? डाल्टन जो है वो बहुत छोटे वेट को नापने की यूनिट है। आप सोचो ना, बायोमोलिक्यूल का कितना ही वेट होता होगा, 10⁻⁻⁻ सम lakh टाइम एक्स, ठीक है ना, सम Yes, ma'am. लैक्स और 1000 टाइम एक्स में उनका वेट होता होगा। इतने कम वेट को नापने के लिए जो यूनिट इन्वेंट हुई थी वो डाल्टन थी। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स का वेट समथिंग अराउंड, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल है ना, हाँ जी। तो इन मॉलिक्यूल का वेट मोर देन लगभग 1000 डाल्टन होता है, और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनका वेट अराउंड 18 to 800 डाल्टन होता है। मतलब लगभग अगर 800 डाल्टन तक वेट है तो वो माइक्रो है, और 800 से ज्यादा या 1000 की रेंज में चला गया उनका वेट तो वो बड़े वाले बन जाएंगे, मैक्रो बच जाएंगे। अब इस मैक्रो मॉलिक्यूल में कौन कौन आते हैं? लिपिड, सॉरी लिपिड नहीं आता है इसमें, इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट। लिपिड का मैं आपको भी स्पेशल बताऊंगी। इसमें कार्बोहाइड्रेट, Na से न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, ये सब इसमें आते हैं। तो इसमें कौन आएगा? इसमें छोटे आएंगे, छोटी यूनिट। कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाली यूनिट, जो देखो ये एक छोटा सा गोला है और एक गोले को कई, मैंने सारे गोले लगाए तो ये एक चेन बन गई। अब आप सोचो, इस चेन तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये जो सिंगल गोला है जिससे ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वो क्या है? ग्लूकोज, या फिर कोई भी दूसरी शुगर हो सकती है ग्लूकोज के अलावा, फ्रक्टोज वगैरह। अभी आप ग्लूकोज ध्यान रखो। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाले क्या हो गए? न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसे ही प्रोटीन को बनाने वाले कौन हो गए? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। तो ये आप खुद सोचो, प्रोटीन बड़ा होगा कि अमीनो एसिड बड़ा होगा? कार्बोहाइड्रेट बड़ा होगा? हाँ, कार्बोहाइड्रेट बड़ा होगा कि ग्लूकोज बड़ा होगा? तो ये बड़े वाले मॉलिक्यूल हैं, ये छोटे वाले मॉलिक्यूल है। बड़े मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे कहाँ पे? उस रेटिनेट वाले पार्ट में। छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो फिल्टर हो जाएंगे, और वो किस में मिलेंगे हमें? एसिड सोल्यूबल पूल में मिलेंगे। इसके अलावा एसिड सोल्यूबल पूल में हमें कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। जैसे कि सबको पता है कि सेल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक जैसे कि सल्फेट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस तरीके के कंपोजिशन वाले मॉलिक्यूल भी हमें मिलेंगे। ग्लूकोज वगैरह तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही बने हैं ना, ठीक है ना। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हैं वो भी मिलेंगे। इसके अलावा सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस तरीके के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो बने हैं वो भी हमें मिलेंगे। किसमें? फिल्टरेट वाले पार्ट में। ये किसमें मिलेंगे हमें? फिल्टरेट वाले पार्ट में। और इधर लिख लेना, ये किसमें मिलेंगे? रेटिनेट वाले पार्ट में। अब एक मॉलिक्यूल रह गया इसमें, लिपिड। एक मॉलिक्यूल रह गया इसमें, कौन सा बेटा? लिपिड। लिपिड का क्या है केस? लिपिड का केस ऐसा है कि बाई वेट जो है, बाई वेट जो है वो लिपिड इज 18 to 800 डाल्टन वाले जोन में आता है। तो अगर आप वेट के हिसाब से देखोगे तो लिपिड एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल हो गया, ठीक है। वेट के हिसाब से देखोगे तो एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल हो गया। लेकिन फिर भी ये किस में मिलता है? फिर भी ये मिलता है एसिड इनसोल्यूबल पूल में। फिर भी ये एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिलता है। क्यों? क्यों ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल होने के कारण भी एसिड सोल्यूबल नीचे वाले पूल में क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये नेचर में हाइड्रोफोबिक है। नेचर में हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब कि ये घुल नहीं सकता, इसका वाटर के साथ और लिक्विड एसिड, वाटर के साथ इसका दुश्मनी है, ऐसे समझो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी आपने पढ़ा था हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, अगर आपको याद हो तो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना हमने कि इसका ये वाला जो पार्ट था, हेड वाला पार्ट, ये क्या था? ये क्या था? हाइड्रोफिलिक था,
और ये इसका ये जो टेल वाला पार्ट था क्या था, हाइड्रोफोबिक था, ठीक है ना, ऐसे ही था ना, ऐसे ही था। तो लिपिड में हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट होने की वजह से, मतलब कि ये वाटर को रिपेल करता है। एक तो चीज ऐसी हो जो वाटर को अट्रैक्ट करे, वो तो वाटर के साथ घुल जाएगी, ठीक है, लेकिन एक जो चीज वाटर को रिपेल करे वो वाटर के साथ कैसे घुलेगी। अच्छा ऐसा मत सोचना किसी के दिमाग में ऐसा भी आ रहा है कि मैडम हमारे पास तो एसिड था वाटर नहीं था। बेटा एसिड था लेकिन उसमें कुछ डाइल्यूशन तो होगा, उसमें कुछ वाटर तो होगा ना, हाँ जी, उसमें कुछ वाटर तो होगा ही ना। वाटर तो हम क्या होता है हमारा यूनिवर्सल सोलवेंट होता है ना, ठीक है। तो लिपिड इज व्हाट, लिपिड बायो माइक्रोमोलिक्यूल होने के बावजूद भी एसिड इनसॉल्युबल पूल में होता है, इसलिए लिपिड को क्या बोलते हैं कि ये फंक्शनल बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। मतलब बिहेव कैसे कर रहा है, बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं समझ नहीं आ रहा लेकिन बिहेव करेंगे कि हमें सब कुछ समझ आ गया, होता है ना, वैसे नहीं करना है। समझ नहीं आ रहा तो बताओ कि नहीं आ रहा, और आ रहा है तो बताओ कि आ गया, ठीक है। तो लिपिड इज फंक्शनल बायो मैक्रोमोलिक्यूल। यहां तक सबको क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट थिंग इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करना। जब ये वाला जो प्रोसेस कर रहे थे हम कि भाई मिक्सी में चटनी बना दी उसकी और छान लिया, इसमें क्या हुआ, इसमें हमें ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं मिला कि एक तरफ ऑर्गेनिक पार्ट अलग हो जाए और एक तरफ इनऑर्गेनिक पार्ट अलग हो जाए। इसमें हमें डिफरेंशिएशन ऐसे मिला था कि एक तरफ बायो मैक्रो अलग हो गए और एक तरफ बायो माइक्रो अलग हो गए, ऐसे मिला था हमें, डिवीजन इस तरीके से मिला था। लेकिन अगर मैं टिश्यू को ऐसे बांटना चाहती हूँ कि मेरे को एक तरफ ऑर्गेनिक पार्ट मिले एक तरफ इनऑर्गेनिक पार्ट मिले, तो इसमें कुछ ज्यादा कहानी नहीं है, आपके पेपर में भी नहीं आने वाला। सिंपल ऐसे सोचो, आप जब किसी चीज को जलाते हो, कागज पे अगर आप जलाते हो तो क्या इवोपोरेट हो जाता है, CO2 और वाटर। जितना पानी लगा है उस कागज पे और जो भी CO2 की फॉर्म में इवोपोरेट होना है वो हो जाएगा। ऐसे ही टिश्यू के साथ है, जब टिश्यू को जलाओगे ना तो जो CO2 है और वाटर है वो इवोपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन था वो सब बाहर निकल गया, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक। तो जो ये जो राख आपके पास मिलेगी, जो ऐश आपके पास मिलेगी, इसमें सिर्फ क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा। तो अगर आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करना है कि लिविंग टिश्यू में कौन कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसके लिए कुछ मत करो, लिविंग टिश्यू को जला दो। जलाने से क्या होगा, सारा ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा, और जो आपके हाथ में राख बच जाएगी वो इनऑर्गेनिक होगी। एंड देन यू कैन एनालाइज कि इसमें भाई कौन कौन से इनऑर्गेनिक मिलते हैं, कि इसमें नाइट्रोजन मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है, सल्फर मिलता है, कौन कौन से मिलते हैं, ठीक है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। हाँ ठीक है। नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर अब आगे हम शुरू करेंगे, लाइक जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसमें दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा पढ़ के भी आ जाना एनसीईआरटी में से। हम अमाइनो एसिड्स इनको हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना शुरू करेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट थोड़ा डिस्कस करूंगी पहले मैं, उसके बाद अमाइनो एसिड्स और फिर कार्बोहाइड्रेट एक एक डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास खत्म करें यहीं पे। मैम मेरे इनऑर्गेनिक में लिविंग टिश्यू होंगे, लिविंग माइक्रो। इनऑर्गेनिक बेटा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को सेपरेट करने के लिए टिश्यू को जलाना पड़ता है। देखो आप एक कागज को जलाओगे जैसे, तो उसमें से CO2 और उस कागज में जो भी अगर वाटर कंटेंट है, आपने उसमें पानी लगा रखा है, तो वो हट जाएगा। जो राख बचेगी ना वो इनऑर्गेनिक होगी। ऑर्गेनिक क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को ही तो ऑर्गेनिक बोलते हैं, और बचे हुए सारे एलिमेंट सारे इनऑर्गेनिक में आते हैं। अब एक लिविंग टिश्यू है, उसमें तो इनऑर्गेनिक चीजें भी हैं, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस भी है, लेकिन फॉस्फोरस के अलावा बाकी सारा पार्ट लिपिड का ऑर्गेनिक है। अमाइनो एसिड सारा पार्ट ऑर्गेनिक है, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड में सल्फर भी होता है, और अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन भी है, तो कुछ चीजें इनऑर्गेनिक भी हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। तो वो इनऑर्गेनिक कौन कौन से एलिमेंट हैं वो पता अगर लगाना है तो टिश्यू को जला दो। जला दोगे तो जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा सब निकल जाएगा, राख में जो बच जाएगा वो इनऑर्गेनिक होगा। फिर साइंटिस्ट उस राख का अलग अलग प्रोसेस होती है, वो आपको नहीं पढ़नी। उस राख का एनालिसिस होता है कि इस राख में सल्फर था, ठीक है, नाइट्रोजन था, ठीक है, उससे ये पता लग जाएगा कि लिविंग के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक है। पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक है, सारे इनऑर्गेनिक थोड़ी ना हमारे टिश्यू में प्रेजेंट है। जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट टिश्यू में प्रेजेंट है वो पता चल जाएंगे। समझ में आ गया नॉर्मल? यस मैम। ओके ठीक है। और किसी को कोई डाउट है कि हम आज का क्लास ओवर करें? काफी एक्सटेंड भी हो गया, ठीक है। तो सब एक्साइटेड, ओके, सब एक्साइटेड है आगे तैयारी करने के लिए अवंती में हमारे साथ, और टेस्ट की तैयारी करेंगे? यस मैम। ओके दानिश, ओके ठीक है। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिए ना,
और आप लोग मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, टेस्ट दो, एंड लेट्स सी कि आपकी मुलाकात हमसे फोटोन में होती है कि कैटलिस्ट में होती है। वी विल फिगर इट आउट। तब तक के टेस्ट लिए एमसीक्यू टाइप ही होगा। हाँ जी, टेस्ट एमसीक्यू टाइप होगा। ठीक है। केमिस्ट्री वाले में आप बोल रहे हो ना कि कुछ चैप्टर्स जो है वो आपके